आज हमारे साथ आज के पर्सोना हैं इंजीनियर चंद्रभूषण शर्मा जी, जो हिमाचली फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता, डायलॉग लेखक और स्क्रिप्ट राइटर, इस तरह से बड़ी सारी भूमिकाओं में ये रहे हैं। तो आज हम उनके साथ बातचीत करके उनके बारे में और हिमाचली फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, फिल्मों के बारे में जानकारी लेंगे। नमस्कार मिश्रा जी। नमस्कार जी। तो आज के इस कार्यक्रम में, पर्सोना कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारे दर्शक जानना चाहेंगे आपके बारे में, तो आप स्वयं अपने बारे में बताएं और अभिनय का शौक कैसे पैदा हुआ, इसके विषय में बताइए। सबसे पहले ट्राइबल टेस्ट चैनल से होस्ट कर रहे अपने श्री अशोक बकारिया जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और ये कार्यक्रम देख रहे अपने सभी प्रशंसकों और दर्शकों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। उनको मेरी तरफ से राम राम, जय श्री राम, सत श्री अकाल, वाहेगुरु दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। तो अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, आप कहाँ के रहने वाले हैं और अभिनय का शौक कब पैदा हुआ? बकारी साहब, मेरा पूरा नाम है चंद्रभूषण मिश्रा और सुपुत्र स्वर्गीय श्री भैरवदत्त मिश्रा जी। मैं पुराना कांगड़ा का रहने वाला हूं और मैं हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद में अतिरिक्त सहायक अभियंता के पद पर कार्यरत हूं। अभिनय का जो शौक है वो मुझे बचपन से रहा है, क्योंकि हमारे पुराना कांगड़ा में यहाँ पर जब होली का त्योहार होता है तो उसके बाद यहाँ झांकियां निकलती थी, और यहाँ जब बसंत पंचमी का उत्सव होता है तो उसमें भी झांकियां निकलती है। तो उसमें मुझे कभी वो राजा इंद्र बना देते थे, कभी शिव शंकर बना देते थे। और बसंत पंचमी के उत्सव पर यहाँ नाटक वगैरह भी होते थे। तो यहाँ वीर हक की तरह एक नाटक होता था, उसमें मुझे वीर हक की तरह के कैरेक्टर का वही करने का भी मौका मिला। तो यहाँ मतलब माहौल जो था वो सारा एक्टिंग का था। 2 दिवसीय नाटक होते थे, तो मेरे पिताजी भी उसमें पार्टिसिपेट करते थे। यहाँ के लोग सुनाते हैं कि वो भीमसेन का किरदार करते थे। तो हमारे पुराना कांगड़ा मोहल्ला बरहेट में एक धीमान जी है, उनको डांट डांट बोलते हैं लोग, तो कहते हैं कि वो दुर्योधन बने थे। जो मेरे पिताजी को, मास्टर भैरवदत्त मिश्रा जी को, जब उनको वो क्रोध आया भीमसेन को, तो उन्होंने उनको उठा करके दर्शकों के ऊपर फेंक दिया था। और यहाँ दानवीर कर्ण, सुल्ताना डाकू, राजा हरिश्चंद्र, भगवान परशुराम, इस तरह के कई 2 दिवसीय नाटक होते थे। तो एक बार वो सूरज भी बने थे दानवीर कर्ण में, तो उनका डायलॉग था कि चाहो तो मैं सकल संसार में हलचल मचा डालूं, हिमांशु हूं मैं हिम किरणों से शत्रु को गला डालूं। और जो परशुराम का जो किरदार था वो उसको बखूबी निभाते थे। उनका एक तो कहने का अर्थ है कि आपको अभिनय जो विरासत में मिला है। जी बकारी साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो रामलीला में आपने कौन कौन से रोल किए हैं, उसके विषय में हमारे दर्शकों को बताइए कृपया। बकारी साहब, आप ये कहिए कि कौन से रोल नहीं किए, मैंने सारे रोल किए हैं। मैंने को शुरू में अंगद का रोल किया है, छोटे हनुमान का किया था। तो छोटे हनुमान का जब मैंने किरदार निभाया था तो मैं 7वीं में पढ़ता था। तो उसमें क्या था कि दर्शक नीचे बैठे थे और हवा से उनके सिर के ऊपर से गुजरना था।
जी। तो हाँ, तो मैंने वो छोटे हनुमान का किरदार भी निभाया है, अंगद का निभाया है। अंगद का बड़ा मुख्य डायलॉग है, बड़ा फेवरेट, वो मेरा भी फेवरेट रहा है। और जहां भी कहीं जाता हूं तो मुझे वो दर्शक, मेरे जो प्रशंसक है, वो कहते हैं कि मिश्रा जी वो अंगद वाला डायरेक्ट सुना दो। तो अर्ज है, जी। जब वो रावण के दरबार में जाता है तो जो पांव जमाया होता है तो सभी बारी बारी उसके मंत्रीगण उसके पांव को उठाते हैं, नहीं उठा पाते हैं। तो वो अंगद बोलते हैं रावण को कि अंगद तेरे सामने खड़ा है, भ्रम अपना मिटा ले तू, और भी कोई बाकी बचा है तो उसे भी बुला ले तू। ना फिर ये वक्त मिलने का, जिस वक्त तू ये चूकेगा, फल्क आंसू बहाएगा, जमाना मुंह पे थूकेगा। लगेंगे धनुष के वाण सीने में जब तेरे, समर भूमि पे निकलेंगे पापी जब प्राण तेरे। जब काल का प्रहार तुझे और दबा लेगा, लगा कर ठोक रहे कोई, बानर तेरा शीश उछालेगा। तभी ये मूल्य समझेगा तू, जीवन की कहानी का, चिंगारी आग की थी या बुलबुला पानी का। तो इस तरह का डायलॉग था अंगद का। तो उसे बहुत बढ़िया। 5-6 तो साल देखिए, में। आज भी आपको वो सारे डायलॉग याद हैं। बहुत बढ़िया। तो आपने रावण का रोल भी किया है कभी? रावण के लिए तो मुझे नए कांगड़ा में भी बुला लेते थे, और मैंने जम्मू में भी रावण का रोल किया है। अच्छा जहां कहीं जी। भी कंपटीशन होता है मुझे रावण के किरदार के लिए मुझे बुला लेते हैं। हालांकि मुझसे भी काफी हट्टे कट्टे लोग थे और आवाज भी उनकी बड़ी दमदार थी, लेकिन उनको मुझ में क्या दिखता है ये वो जाने। थोड़ा उसमें क्या उनके है कि डायलॉग सुनाइए, रावण का उसमें डायलॉग डायलॉग कोई। सुनाता हूँ। मैं शिव तांडव भी पढ़ता था। हम एक सिलेंडर लेते थे, अच्छा। उसका ऐसे शिवलिंग उड़ाते थे। तो उसमें था कि जटा कटाह संभ्रम भ्रमण लिंप निर्झरी, विलोल बीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि, दगद गद गज्जवल ललाट पट पावके, किशोर चंद्र शेखरे रत्या प्रतीक्षम ममम। जटाट वीग लज्जल प्रभा पावित स्थले, गले बलम्ब्य लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम, ढमड्ड बड्ड बड्डमा निराद वड्ड भर्व्यम, चकार चंड तांडवम ध्वनोतु न शिव शिवम। समरांतकम बहुत बढ़िया। पुरांतकम भवांतकम गजात कांत कांत कंत कांत कांत कम भजे मिंद मिंदि मिंद मना मना लिंग तुंग मंगल, ध्वनि कर्म प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिव। और शंख ध्वनि में खुद करता था। बाकी इसका जो मुख्य जो डायलॉग है रावण का, आंखों में बसते भवंडर, सांसों में भूचाल है, मौत दासी है हमारी, काल के भी हम काल है। हाथ बहुत में बढ़िया। ब्रह्मांड सोता, पांव में पाताल है, धड़कनों में आंधियां, महाजटिल जंजाल है हम। हम नई दुनिया बनाकर तोड़ सकते हैं आन में, पढ़ नहीं सकता कभी बल हमारी शान में। तो वकारी साहब, ये रावण का। बहुत बढ़िया। और मैंने बहुत बढ़िया। आपको आपको तो पूरा शिव तांडव भी याद है। तो यही एक अच्छे अभिनेता के गुण होते हैं। तो अगला प्रश्न हम लेते हैं कि क्या कॉलेज में भी कुछ अभिनय या इस तरह की कुछ सांस्कृतिक गतिविधियों में हिस्सा लिया आपने? थोड़ा सा संक्षेप में बताइए हमारे दर्शकों को। वकारी साहब, आप तो प्रेसिडेंट रहे हैं डीवी कॉलेज का कागड़ा के। जी। तो आप तो आरसी जीवन जी को भी जानते हैं, जो हमारे प्रिंसिपल जी। रहे हैं। जी। तो वहां पर क्या हुआ, यूथ फेस्टिवल के लिए उनको कलाकार चाहिए थे। तो मेरा नाम दे दिया किसी ने, बोले जी ये भी आर्टिस्ट है और ये भी आपके यहाँ यूथ फेस्टिवल में कहीं नाटक में काम करना चाहता है और ऐसे है। बोले भाई कोई आइटम बताओ, तब पता चले कि आपके अंदर क्या है। तो मैंने वहां पे रावण का वो डायलॉग सुनाया था मैंने। वो क्या था, वो वनवासी छोकरे राम और लक्ष्मण, मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूं, बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। दूसरा साथ में कौन आ मिला, सुग्रीव।
बुद्धि का दुश्मन 150 आदमी इधर उधर से इकट्ठा किए और रावण से युद्ध करने निकल पड़े। उनके लिए तो लंका का एक कुत्ता ही काफी है। तो उन्होंने मेरे को कहा, बेटा आ नीचे आ लो, और आपको क्रोध का रोल देते हैं तो किसी और मानव की तलाश। हमने लालचंद प्रार्थी स्टेडियम है, वहां पे हमारा कुल्लू में मंच है, तो वहां पर हमने ये नाटक किया, तो उसमें मुझे क्रोध का रोल मिला। तो मानव पूछता है क्रोध को कि तुम कौन हो? तो क्रोध ने कहा, कर्तव्य और विवेक को विनाश की अग्नि में झोंकने वाला क्रोध। क्या तुम काम का विनाश कर सकते हो? जहां क्रोध हो वहां काम तो क्या, उसका बाप तक नहीं ठहर सकता। तो सर ये मेरा क्रोध का कैरेक्टर था। बहुत और बढ़िया। हाँ जी, ये बहुत ही अच्छा। आपने अभी भी वो सारे डायलॉग्स याद करके रखे हैं। तो आगे हम जो आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगला जो आपका अभिनय का जो सफर शुरू हुआ, तो सबसे पहले जब आपने कैमरे का सामना किया तो कैसा लगा, उसके विषय में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ जी। आपको प्रश्न मेरा नहीं आया? हाँ, जब मैंने कैमरे का सामना किया तो पहली मुझे बार बड़ा, जो हाँ, तो मुझे बड़ा और सा लगा, क्योंकि कैमरे का सामना मैंने कहाँ किया? सबसे पहले मैंने किया हिमकल्स कार्यक्रम आता था हिमाचल का, जलंधर दूरदर्शन से, तो वहां पर किया। हिम कलश। हाँ, हिमकल्स। तो वहां पे मुझे मैड बॉय का रोल, तो सुरेंद्र पनेरी जी भी थे जो हिमाचल के सुप्रसिद्ध गीतकार और जो निर्देशक है, तो उन साथ था मैं। तो वहां पे दोस्त मैंने बैड बॉय का रोल किया। तो वहां पर मुझे मतलब हमें तो थिएटर का ही आदत थी, थिएटर की, कि एक यहाँ पे माइक लगाया, एक उधर लगाया, एक लाइन यहाँ बोलिए डायलॉग की, दूसरी वहां बोलिए, ऊपर कैप्चर लगाया। तो मेरे को बोला, ये बंदर वाली उछल कूद मत करो, ये कैमरा लगा है, ये कोई स्टेज नहीं है, मंच नहीं है। तो बड़ा टोका टाकी उसमें। तो मेरे को कहा, भाई देखो मिश्रा जी, आपने फ्रेम से बाहर नहीं जाना है। तो थोड़ा दिक्कत महसूस हुई। और लेकिन आज नहीं, आज मुझे पता है कि मैं पहले पूछ लेता हूँ जो कैमरामैन है कि भाई ये बताओ फ्रेम कहाँ तक है और कहाँ तक चलूं मैं। मंच में ऐसा होता था कि वहां पर पीठ नहीं दिखानी होती थी, बस खाली पीठ नहीं दिखानी होती। और इसमें क्या है, इसमें बॉडी लैंग्वेज चलता है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, साहब आप देख रहे हैं ना, इसमें आपसे बात कर रहा हूँ, जी। मुझे ज्यादा बाजू या टांगे हिलाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेरी आंखें बता रही है ना, मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन बता रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ये फर्क होता है कैमरा और थिएटर। जी जी। अब आपकी जो प्रसिद्ध हिमाचली फीचर फिल्म मस्तू कंडक्टर है, उसकी बात करते हैं। उसमें आपने बहुत ही बढ़िया विलेन का रोल किया है, और वहाँ किरदार में आपका नाम बिश्ना है। तो आइए इस विषय में बात करने से पहले हम थोड़ी सी इस फिल्म की क्लिपिंग जो है दर्शकों को दिखाते हैं, उसके बाद हम इस पर प्रश्न लेंगे। तो ये थी क्लिपिंग हमारी मस्तू कंडक्टर फिल्म की। तो इसमें हम जानना चाहेंगे कि आपको ये बिश्ना का रोल कैसे मिला, और इसमें क्या डायलॉग और स्क्रिप्ट भी आप ही ने लिखी है मस्तू कंडक्टर में? इसमें इस विषय में हमारे दर्शकों को बताइए। जी, इसकी जो स्क्रिप्ट है वो मैंने लिखी है, इसके जो डायलॉग्स हैं वो भी मैंने लिखे हुए हैं। और बाकी बात ये, जो बिश्रा का किरदार है वो मुझे कैसे मिला, और मैं जो फिल्म निर्माता या निर्देशक हैं उन तक मैं कैसे पहुंचा, ये बड़ी लंबी कहानी है। क्या हुआ, मेरे, मैं उनको गुरुजी भी बोलता हूँ, हमारे ये सुरेंद्र पनेरी जी हैं, क्योंकि मैं उनसे परिचित कब का हूं,
जब उनकी शादी भी नहीं हुई थी। क्योंकि हम सुनते थे यहाँ पे कि यहाँ का लड़का जो है एक मुंबई में है, वहाँ फिल्में बनाता है, ये वो है। उस वक्त वो डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाते थे, जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो एसोसिएशन उसके वो सदस्य थे। तो मैंने पूछा भाई घर का है, बोले जी जमानाबाद में है। तो उससे मैं परिचित हूँ उनसे। तो उनके भतीजे हैं राकेश पनियारी जी। हमने वहां पे एक हिमकला नाट्य रंगमंच अकादमी एनजीओ है एक खोल रखा है, तो उसके वो अध्यक्ष है श्री राकेश पनियारी जी। तो उन्होंने मुझे कहा कि मिश्रा जी ऐसा है, थोक ज्वाला जी में एक लेक्चरर है श्री प्रदीप कुमार शर्मा जी, तो वो फिल्म बना रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप उनकी फिल्म में काम करें, और बढ़िया फिल्म है वो, तो ऐसे आप एक बार मिल आओ बस। तो पता नहीं मेरे अंदर भी जुनून था, और मैं भी चला गया और उनसे मिला। तो पहले उन्होंने मेरा डील डोल देखा, फिर उन्होंने बोला कि आपने कहाँ कहाँ काम किया, ऐसे ऐसे। मैंने उनको बताया कि जी मैंने टी सीरीज में भी काम किया है, हिमकल्स में भी काम किया जो जलंधर दूरदर्शन है, बाकी थिएटर में भी काम करता रहा हूँ, और बहुत सारी फिल्में, कम से कम 2 दर्जन फिल्मों में मैं काम कर चुका था। तो आप मेरे को कोई डायलॉग सुनाओ। फिर मैंने कहा कि कॉलेज टाइम में मैंने एक नाटक में रोल किया था अनचाहा कर्ज। तो मैंने उनको बताया, तो मैंने कहा अनचाहा कर्ज में, बोला आपका क्या कैरेक्टर था। मैंने कहा आपको मैं डायलॉग सुना देता हूँ। तो उनको मैंने सुनाया। अब तुम्हें क्या बताओ मेरे दोस्त, कुछ लोग इस दुनिया में इतने खुश नसीब होते हैं, वो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक जवानी में रहते हैं, और कुछ लोग मुझ जैसे इतने बदनसीब होते हैं कि वो बचपन में ही बुढ़ापे में चले जाते हैं। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक जवानी कब आती है, कब चली जाती है, इसका उन्हें पता नहीं चलता। अब तू ही बता मेरे दोस्त, मैं क्या करूं। मेरे माँ बाप ने जो मुझ पर यह अनचाहा कर्ज डाल दिया है, इसे तो मुझे अब चुकता करना ही है। इसके लिए भली मेरी जानी क्यों न चली जाए। बस 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 मिश्रा जी, अब सारा जिम्मा मैं आप पर डालूंगा इस फिल्म की। मैं चाह रहा हूं कि मैं कभी मेरे दिमाग में आ रहा कि एचआरटीसी जो ड्राइवर कंडक्टर होते हैं उनके जीवन पर मैं कोई फिल्म बनाऊं, ये कहानी लिखूं, ये ऐसा ऐसा। तो मिश्रा जी ऐसा है कि आप जो मेरी इच्छा है, दिली इच्छा है, उसको आप पूरा करें। आपने कहानी भी बनानी है, और इसके डायलॉग अपने लिखने हैं, सारे स्क्रिप्ट अपने लिखनी है, नाइट फाइट के सारे सीन आपने बनाने हैं, और कहां पर क्या क्या करना है वो पूरा। तो सर मैंने छुट्टियां ली और 2 महीने उनके लैंटर के ऊपर बैठा रहा टेरेस पे, और वहां पे लिखता रहा। मेरे अंदर भी वो जुनून था, वो कीड़ा था एक्टिंग का, लिखता गया। और सर हमने मस्तू कनेक्टर फिल्म बना दी। तो मस्तू कनेक्टर के लिए आया कि अब वो हीरो का रोल करें, क्योंकि बात भी सही है, पैसा उन्होंने लगाया है, डायरेक्टर वो है, निर्माता वो है, तो वो एक्टर भी वो है, तो वो हीरो बने। अब खलनायक किसको बनाया जाए। तो उन्होंने कहा कि मिस्टर जी आप कर पाएंगे। मैंने कहा जी। तो जो मैंने डायलॉग लिखे थे, क्लाइमैक्स का सीन था, बहुत जोरदार था, खैर हो नहीं पाया वो किसी कारणवश। उसमें डायलॉग क्या था कि मैं बिछड़ा बना था और मेरे साथियों ने लाजो जो नायिका थी फिल्म की, वो घास काट रही थी, वो घेरा डाला हुआ था, और मेरे को इशारा किया और बीच में मैंने उसको उठा लिया। हम टीले के ऊपर थे, नीचे से गांव का जो प्रधान है वो खुली जीप में पुलिस पार्टी के साथ आ रहा था, और पुलिस पार्टी के हाथ में माइक था, और नीचे वो कह रहे थे बिश्नोया तेरा खेल खत्म हो गया, तो आज गांव की एक भोली भाली लड़की की इज्जत के साथ। तो मैंने ऐसे देखा, जो माइक पे बोला था, बढ़िया धमकियां मत दो थानेदारा। बिश ने जो हथ पाने से पहले सोची रहे, ये हथकड़ी क्योंकि तेरे गले का फंदा ना बन जाए। मेरी पहुंच ऊपर तक है, और जड़ी गलती तू अज करा रहा है, एक गलती आज तक कोई भी पुलिस वाले ने नहीं की है, तूने तय पछताना है, समझिए। सर ये डालो। तो उन्होंने कहा बहुत नहीं बढ़िया। नहीं आप ही करेंगे, आप ही करेंगे, और नहीं नहीं कुछ भी आप खलनायक का रोल करेंगे। मैंने कहा यार डेढ़ रोल तो मेरी खलनायक वाली लग नहीं रही है।
और जैसे ही हमने शूटिंग की वहां पे बीड़ आप जानते हैं बैजनाथ में जहाँ हाँ जी, पैराग्लाइडिंग होती है, हाँ, तो उस गांव में हमने की, वहाँ 1 महीना हम वहां पे रहे, हमने शूटिंग की वहां पाए। तो वहां पे हमने शूटिंग की, तो जो दर्शक थे वो कह रहे थे नहीं मिश्रा जी आप डायलॉग तो बड़ी बोल रहे हो, और हमें तो ऐसा लग रहा है कि हम शोले फिल्म देख रहे हैं। गब्बर सिंह वाला जो भट्टी वाला सीन आपने देखा होगा, तो आप हाँ ऐसा जी, लग रहा है कि हम जो दिखा की तरह आप डायलॉग बोल रहे हैं, और वही स्टाइल और वही क्या अंदाज। तो वैसे ही अगर आप हीरो होते और जो हीरो बने इनको खलनायक बनाते तो बात कुछ ऐसा था। फिर कुछ सीन जो हीरो थे उन्होंने वो काट दिए, क्योंकि होता है हिमाचल में चलता है ऐसे। चलो ये अब, हाँ जी, फिल्म के पीछे की कहानी है। तो हाँ हाँ बहुत, हाँ, बहुत बढ़िया आपने हमारे को ये इसके विषय में बताया। अब एक सभी की जिज्ञासा रहती है कि एक फिल्म कैसे बनती है, जो फीचर फिल्म है वो कैसे बनती है। उसमें जैसे एक प्रोड्यूसर होता है, डायरेक्टर होता है, स्क्रिप्ट राइटर हम्म, होता है, डायलॉग राइटर होता है, कोरियोग्राफर होता है, कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं, उसके विषय में संक्षेप में हमारे दर्शकों को बताइए कि ये फिल्म जो पर्दे पर उतरती है हाँ जी हाँ उसके जी पीछे कितने लोगों की मेहनत और कितने लोगों का विजन इसके पीछे रहता है, ये हमारे दर्शकों को कृपया बताइए आप। देखिए ऐसा है, ये जो फिल्म है, इस फिल्म में सबसे पहले निर्माता चाहिए जो जी, फाइनेंस कर सके, है ना, क्योंकि पैसा प्रोड्यूसर। है। हाँ, प्रोड्यूसर, जब हम्म, पैसा होगा तो फिल्म बनेगी। उसके बाद उनको देखना पड़ता है कहानी का, जो कहानी लिखे, स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट राइटर, है ना। फिर डायलॉग वगैरह लिखने वाले चाहिए, फिर जैसे नाइट फाइट के अलग अलग सीन करने उसके लिए बंदा चाहिए। फिर चाहिए इनको गीतकार चाहिए कि जो हमारी जो कहानी है उससे रिलेटेड, मतलब सॉन्ग्स चाहिए। हर तरह के नाट्य भी चाहिए इसमें, और नायक और नायिका के जो रोमांस के वो भी चाहिए, है ना। हाँ, गीतकार चाहिए, फिर कोरियोग्राफर भी चाहिए। उसके बाद उनको डायरेक्टर भी चाहिए जो दिशा निर्देश दे सके, निर्देशन कर सके। उसके बाद बहुत काम होते हैं। जब फिल्म बन जाती है तो उसके बाद फिर एडिटिंग होती है, मिक्सिंग होती है, फिर डबिंग होती है, बहुत सारे काम होते हैं। फिर जैसे हमारी वस्तु कंडक्टर थी, मुंबई में गई तो सेंसर बोर्ड से वहां सर्टिफिकेट लेना पड़ा। बहुत सारे काम होते हैं। लोग सोचते हैं कि बस शूटिंग होगी तो फिल्म आ गई, पीछे पड़ जाते नहीं हैं। एक, हाँ जी, बहुत एक एक मेरे को जो दिखता है, जो एक फिल्म बनती है तो बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है ऐसा दिख रहा है। ऐसा बहुत देखो, सारे बहुत प्यारी बात की, बहुत बढ़िया बात की आपने, तो मेरी मन की बात छीन ली। बहुत मन की बात की आपने, क्योंकि ऐसा था। बकारी साहब, आप तो आपने पिछला भी अपने दौर देखा है और आज का भी दौर देख रहे हैं आप, है? तो ये बात आप ही कर सकते हैं, क्योंकि आपको याद होगा खजियार में, डलहौजी में आपका जो साच पाच है, आपका जोत वाला जो रास्ता है, वहां कितनी शूटिंग होती थी, बहुत जी, सारी शूटिंग होती थी। कई बार तो देवानंद की शूटिंग हुई वहां पे, एक एक 2-2 महीने वहां पर रहे। राजेश खन्ना जी, हाँ, मुमताज जी, हाँ, है ना। इस तो प्रश्न पे बाद में आएंगे। तो हाँ, यही है कि इससे यही आपकी बातों से पता चलता है कि फिल्म इंडस्ट्री अगर कोई फिल्म बनाती है, कोई व्यक्ति फिल्म बनाता है तो बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है, तो ये रोज है। मतलब 2-2 महीने रहे तो रोजगार हाँ, मिला ना उन लोगों को, हाँ उन जी, लोगों जी, को रोजगार मिलता जैसे है ना। टूरिज्म है। टूरिज्म में जी, रोजगार जैसे मिलता है। टूरिज्म है हाँ जी, वैसे ही ये फिल्म निर्माण बिल्कुल भी बिल्कुल। बहुत सारे लोगों को रोजगार देता है। जी जी तो जी। अगला प्रश्न मेरा जो है आपके लिए, जो पहाड़िया मामा है, जो जी टी सीरीज की लघु फिल्म, शॉर्ट फिल्म बनी थी, तो उसमें आपने दर्जी का बहुत बढ़िया रोल किया है। हाँ जी। तो थोड़ी सी क्लिपिंग हम देखते हैं उस फिल्म की, पहाड़िया मामा की, और आपके रोल के बारे में भी हम दर्शकों को बताते हैं कि आपने कितना बढ़िया रोल किया है। तो आइए देखते हैं ये क्लिपिंग। नहीं छोड़ूंगा, उस नामुराद गुस्ताख को नहीं छोड़ूंगा, हरगिज नहीं छोड़ूंगा उसको, हरगिज नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा उस नामुराद गुस्ताख को, नहीं छोड़ूंगा, मारूंगा जूते से, गिरूंगा ही। बोलेगा हमीद मियां हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? हमारा नाम भी हमीद निजामुद्दीन अहमद सिराजुद्दौला ऐसे नहीं है। नंगा करके छोड़ूंगा साले को। अबे नंगा कौन होएगा ये तो वक्त बताएगा, वक्त।
यूं के ये कौन बोला? अरे ये तो हमरे कान टन टन कर रहे हैं। नहीं छोड़ूंगा इस नामुराद गुस्ताख को, नहीं छोड़ूंगा। ओ भाई साहब, कहाँ जा रहा है तू? कहाँ जा रहा है तू? नहीं छोड़ूंगा। ये तेरे बाप का घर है? किसको ढूंढता फिरता है? अरे तेरे बेटे टोनी को ढूंढता है। क्या किया है मेरे टोनी ने? अरे ये पूछ, तेरे बेटे टोनी ने क्या नहीं किया है? अरे उसने तो चीटिंग की है, चीटिंग। कैसी चीटिंग की है? हुआ यूं कि कल हमारी दुकान में आया, 100 के 5 नोट नकद और हमारी होने वाली 15वीं बेगम शाइना के कपड़े ठगी करके ले आया। बोला हमरे अम्मी जान अल्लाह मियाँ को प्यारी हो गई है, अरे उसके लिए कफन लेने जा रहे हूँ। माशाल्लाह, अरे तुम तो बड़ी खैर से दिख रही हो, एकदम टकाटक। इतनी सी छोटी मामूली ठगी के लिए तू इतना बड़ा बवाल खड़ा कर रहा है? आजकल के नेता तो हिंदुस्तान में इतनी बड़ी बड़ी ठगियां कर रहे हैं, लोग उनका कुछ नहीं बिगाड़ सके, तो तू मेरे टोनी का क्या बिगाड़ लेगा? कब से चिल्ला रहा है नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, चबड़ चबड़ लगा के रखी हुई है। वाह, अरे माँ हो तो तेरे जैसी, बेटे को सुधारने की बजाय बिगाड़ने में लगी हुई है। इंशाल्लाह अब हिंदुस्तान को तू ही बचा। अबे हिंदुस्तान की बात छोड़, अम्मा इस परवेज मुशर्रफ के छोटे भाई को जरा अंदर तो भेज। चलो भाई साहब अंदर चलो। अरे जा रहे हो, जा रहे हो, चल अंदर जा चल, रहे हो। चल अंदर बेटा डरने वाला नहीं हूँ किसी से। हर चीज नहीं छोड़ता इस नामुराद गुस्ताख को। ये ले पैसे, ये ले पैसे, टोनी से पैसे लेने हैं, ये ले पैसे, और पैसे लेने हैं, ये ले पैसे, ये ले पैसे, टोनी से पैसे लेने हैं, ये ले पैसे, और पैसे लेने हैं, टोनी मार देगा तेरे को। चले जा बोल रहा हूँ, ले पैसे, ले पैसे, ये कर, ये कर, ले पैसे, लेने पैसे, हैं? अब लेगा पंगा, चल। खुदा देख ली तेरी खुदाई, माँ ने बेच दी सर भैया, बेटे ने की पिटाई, तेरे को कीड़े पड़े। पकड़ जाता तू, चल। दिल्ली जाएगा। ऐ खुदा, 40 में कश्मीरी तंगवादी टोनी को मार दिया, मेरे को मार दिया। अरे उम्मीद भाई, क्या बात हो गई? बड़े ऊपर नीचे फटे फटे नजर आ रहे हो। मैडम, मैडम तुम्हारे पड़ोसी टोनी ने बहुत मारा, ये मारा। टोनी कुत्ता सच्ची बोलता था। कुत्ते का काटा हुआ तो फिर बच जाता है, और टोनी का काटा हुआ कोई कोई बचता है। वो कश्मीर का आतंकवादी है, आतंकवादी। वो तुम्हें गोली मार देगा, भाग जाओ यहाँ से। हाँ उम्मीद भैया, भाग ले, भाग ले, भाग ले। हाँ जी, तो ये थी क्लिपिंग पहाड़िया मामा की। ये फिल्म जो है टी सीरीज ने बनाई थी, उस समय टी सीरीज बहुत बड़ा नाम होता था, अब भी है। तो इस फिल्म के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए, पहाड़िया मामा फिल्म के बारे में। पहाड़िया मामा ऐसा था कि एक दिन मैं जमानाबाद में बैठा हुआ था, जो हमारे फिल्म निर्देशक है सुरेंद्र पनियारी जी, तो कह रहे थे कि जैसे हमारा कांगड़ा, जिला कांगड़ा है, चंबा है, यहाँ पे जो पहाड़िया मामा है, जिनको मामा बोलते हैं, तो काफी पूजा होती है, तो इस पर फिल्म बननी चाहिए। मैंने कहा तो अच्छी बात है। तो इस पर हमने पहले एक कहानी लिखी, फिर उसके डायलॉग बनाए। तो बीच में बोला मिश्रा जी आप तो बड़े अच्छी कॉमेडियन हैं, बड़ी अच्छी कॉमेडी कर, क्योंकि उन दिनों में कॉमेडी करता था मैं ज्यादातर मैंने कॉमेडी की है। मुझे तो मस्तू कंडक्टर से थोड़ा एंग्री यंग मैन की इसमें आ गया, और पहले कॉमेडी करता था। तो बोला मिश्रा जी जो कॉमेडी के सीन है वो आपने खुद बनाने हैं, खुद ही लिखने हैं, और ऐसे ऐसे है, तो कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे? मैंने उनको थोड़ा सा सुझाव दिया, तो उनको बड़ा अच्छा लगा। बोले मिश्रा जी ऐसा करते हैं, फिल्म के शुरुआत में इस कॉमेडी को डाल दी। तो दूसरे तीसरे दृश्य में मेरा वो था, उसमें हामिद मियाँ का मेरा किरदार था,
दर्जी टेलर का था, उसमें मैं मुस्लिम बना था, उसमें वो इंची टेप ऐसे डाला था और ऐसे ऐसे वो आता है। उसने 5 बीवियां रखी हैं, 5 बीवियां रखी हैं। तो जो हाँ जी। शाहीन है उसके कपड़े वो ठगी करके ले आता है ना जी। और वो झूठ बोलता है कि मेरी जो ये है वो अलामियों को प्यारी हो गई है, ये मेरे माता जी है वो अलामियों को प्यारी हो गई है, वो कहता है। और ऐसा जो 500 रुपया ले लेता ठग के, और वो सूट भी ले जाता है, कपड़े कुपड़े ऐसे से है। तो ऐसा था, इस तरह से था। तो मैं उनके फिर मांगने जाता हूँ तो मैं कहता हूँ कि नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, मारूंगा जूते से और गिनूंगा एक। बोले कि हामिद मियाँ मुझे छोड़ दो। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं, अरे मेरा नाम सिराजुद्दौला हमीद मियाँ ऐसे नहीं है, नंगा करके छोड़ूंगा साले को। तो इस तरह से वो कहते हैं कि नंगा कौन होएगा, ये तो भक्त बतलाएगा। फिर वो नंगा करते हैं, फिर ऐसे करते हैं, थोड़ा लोगों को हंसाने का एक मनोरंजन का एक हाँ हाँ, तरीका देखा था। है वो, अभी सीन में हमने दिखाया है। तो आज भी एक मेरे को बहुत अच्छी बात लगी कि आपको आज भी वो डायलॉग याद हैं। और बहुत कम ऐसे कलाकार होते हैं जिनको अपने फिल्मों के, पुरानी फिल्मों के डायलॉग याद रहते हैं। तो ये बहुत बढ़िया, ये आपके विषय में ही एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो अच्छा, अगला जो प्रश्न है, ये आपकी जो दूसरी फिल्में या एल्बम्स हैं, तो संक्षेप में उनके विषय में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। दूसरी फिल्म एल्बम्स में, और जो हाँ हाँ फिल्म है। हाँ, एल्बम तो खैर मैंने एक ही की है, जो हमारे मेरे आदरणीय है, तो मैं गुरुजी भी बोलता हूँ उनको। एक था संजीवन शर्मा जी, उन्होंने मुझे अपने एल्बम अच्छा। में काम करने का मौका दिया। तो उनकी थी बंजारा आया, उसमें मैं मुख्य भूमिका में हूँ। तो ड्रेस वगैरह भी वही लाई थी, और यहाँ पर घरों के पास बॉर्डर जगह हुई, वहां पे शूटिंग हुई है इसकी। तो हम्म। बहुत बढ़िया। और मैंने एक बात देखी, लोग मुझे क्लिप वो भेजते हैं, लिंक भेजते, तो कहते हैं कि मिश्रा जी ऐसा है, ऐसा है, आप इसको लाइक करो और शेयर करो, ये कमेंट करो। लेकिन ये जो एल्बम बनी है, कुछ सैलडियां पिलडियां वाला था इसमें, सॉन्ग था। हाँ जी, गाना। लोगों के उल्टे लोगों के मुझे फोन आए, बोले मिश्रा जी आपने बहुत बढ़िया काम किया है, और हमने शेयर भी कर दिया, लाइक भी कर दिया, कमेंट भी कर दिया है। तो ये पिछले वर्ष ये जो एल्बम ये का जो ये सॉन्ग था, बंजार आया, ये बहुत चला, बहुत चला। उससे मुझे भी काफी लोकप्रियता मिली, और फिर से लोगों ने मुझे जो है जो लोगों में मुझे ख्याति मिली। हाँ जी। तो बाकी फिल्म सामोनार में मैंने रोल किया है, जैसे पहाड़ी जी। मामा की आपने जिक्र किया था, तीसरी सी, तो सामोनार भी इनकी तीसरी की थी, इसके बैनर तले बनी थी फिल्म। तो मैंने नायिका के भाई का रोल किया, जो लेडी डकैत, पंजाब की जो लेडी डकैत थी, जिसने लेडी डकैत में मुख्य भूमिका निभाई थी सीमा शर्मा ने। तो वो उसका मैं भाई बना था फिल्म में। धीरे शर्मा जी हीरो थे उसमें। और उसके बाद हमने मौजा ही मौजा, ट्रिपल मौजा ही मौजा फिल्म सरकार पे बनाई, उसमें मेरा ट्रिपल रोल था उसमें। फिर मैंने श्री नाग महिमा, जो मोड़ वाले नाग देवता, उसमें मेरा डबल रोल था। पहले मैंने कुल पुरोहित का रोल किया था, उसके बाद वो खत्म हो गया, तो मेरे मुख्य भूमिका में आ गया, ग्वाले का रोल किया मैंने। एक नीलमा पहाड़ा दी, दिव्या हिमाचल, जो अपने सांसद हैं, अपने पूर्व सांसद शांता कुमार जी, उनके उपन्यास पर। लाजो, लाजो में मैंने हीरो के दोस्त का रोल किया, पूरी फिल्म में था। बढ़िया रोल था उसमें मेरा, तो उसमें कॉमेडी भी थी। और बाकी मैंने बहुत सारी फिल्में बनाई हैं, जैसे आपका ये चलो मस्तू कंडक्टर तो है, स्वच्छता है अभियान, स्वच्छता अभियान में बनाई, मैंने उप प्रधान का रोल किया है। बेटी है अनमोल, कन्या भ्रूण हत्या, बहुत सारी फिल्में, DD1 के लिए बहुत रोल किए मैंने, जो नेशनल जो चैनल है, बहुत मैंने किया है काम मैंने। और कम से कम मैं 3 दर्जन फिल्मों में काम किया है, बहुत सारी फिल्में हैं। तो लेकिन मस्तू कंडक्टर को लोग बहुत याद करते हैं, क्योंकि ये यूट्यूब में है। थोड़ी हमारे जो प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, इनमें थोड़ी कमी रही है कि इन्होंने यूट्यूब में वो फिल्में नहीं डाली। यहाँ जो जी। लोकल जो चैनल चलते थे उसमें थी वो फिल्में चलती थी। जो फिल्म है उसमें वो चलती थी, पहाड़िया मामा या दूसरी फिल्म, सारी फिल्में चलती। लेकिन यूट्यूब में सिर्फ आपको पहाड़िया मामा दिखेगी। उस वक्त सीडियां डीवीडियां वगैरह चलती उसमें थी। और ये वस्तु कनक, तेरे कन्ने जीना, तेरे कन्ने जीना में मैंने काम किया, उसका ट्रेलर पड़ा हुआ है। दिल का जो लाया पापिया, हाँ जी। फिर बाकी पहाड़न, पहाड़न में मैं रोल किया है। पोंग डैम, एक प्रेम कहानी, वो फिल्में बनकर बिल्कुल तैयार है। लेकिन उनके जो प्रोड्यूसर हैं,
स्वर्गीय श्री प्रदीप शर्मा जी, अभी 1-1.5 महीना पहले उनका स्वर्गवास हो गया। उनको दिल का दौरा पड़ा था। वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल नगरोटा सूर्य में लेक्चर थे लगे हुए, तो वो जा रहे थे और बस में उनको दौरा पड़ गया और भाई उनका देहांत हो गया। तो इस बात का हमें बहुत दुख है। हमारी 6-7 फिल्में वो बिल्कुल बंद करते आ रहे हैं और रिलीज होनी थी। तो हमारी तो ये कोशिश थी कि हम सरकार से मिलकर के उनको गौरव पुरस्कार दिलाते, लेकिन आज भी हमने प्रण किया हुआ है कि मरणोपरांत भी उनको हम गौरव पुरस्कार दिलाएंगे। जैसे हमारे सुरेंद्र पनियारी जी है, ये यहाँ के पितामह है। हमारे हिमाचल जो फिल्मी जगत है, जो सिनेमा जगत है, इसके पितामह है सुरेंद्र पनियारी जी। इनको हमने गौरव पुरस्कार दिलाना है, क्योंकि जब यहाँ लोग फिल्मों के बारे में जानते ही नहीं थे, इनको कुछ पता नहीं था, यहाँ पर टेलीविजन वगैरह नहीं होते थे, तो तब से वो डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाते। आज लघु फिल्में इन्होंने बनाई है, आप बड़ी फिल्म बनाई है रिश्ते दिल से, उसमें मेरे वन रक्षक का किरदार है उसमें, तो उसमें मैंने वन रक्षक का किरदार निभाया है। उसके डायलॉग्स मैंने खुद लिखे हैं। उन्होंने कहा मिश्रा जी आप तो मेरे चेले हैं, इसके आपने डायलॉग खुद बनाने हैं, तो सीन की सेटिंग आपने खुद करनी, और मैंने की। बाकी फिल्म जब रिलीज होगी तो वो मेरे प्रशंसकों, मेरे दर्शकों के सामने आएगी, वो खुद फैसला करेंगे कि मिश्रा जी का जो उसमें करैक्टर था, उसमें जो भूमिका थी, वो कितनी दमदार। तो बकारी साहब, मैं तो आपका बहुत धन्यवादी हूँ। मैंने जिंदगी में पहली दफा इंटरव्यू दिया है, मुझे बहुत फोन आते कि मिश्रा जी आप हमने आपका इंटरव्यू लेना है। मैंने कहा चलते चलते भैया ऐसे इंटरव्यू नहीं होता, तो उसके लिए भी थोड़ा एक तो ठहराव चाहिए, है ना। बाकी इसमें वो इंसान चाहिए इंटरव्यू लेने, वो सुलझा हुआ हो, जैसे आप हैं। आप तो संघ से भी जुड़े हैं, आप एक अच्छे इंसान हैं, क्योंकि आप डीएवी कॉलेज कांगड़ा में आप प्रेसिडेंट रहे हैं, और आपका जो सौम्य स्वभाव, आपका जो चरित्र, आपके अंदर जो काबिलियत है, बहुत सराहनीय है। और मैं चाहता था कि मेरा जो इंटरव्यू ले वो इस तरह का कद्दावर नेता हो, कद्दावर इंसान हो, एक बढ़िया जी व्यक्तित्व। तो ये भी प्रयास है हमारा, ये पर्सोना जो कार्यक्रम हमने शुरू किया है, इसके माध्यम से जो हमारी प्रतिभाएं हैं, जिनको अभी उतनी रिकॉग्निशन नहीं मिल पाई है जितना उन वो डिजर्व करते हैं, तो यही इसीलिए ये कार्यक्रम हमने शुरू किया है। तो बकरी साहब, आप डीएवी कॉलेज कांगड़ा में भी प्रेसिडेंट रहे हैं जी। और ऐसे व्यक्तित्व के लिए मैं एक शेर बोलना चाहता हूँ कि परिंदों को मंजिल मिलेगी, फैले हुए इनके पर बोलते हैं, वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो ऐसा है आपका व्यक्तित्व। ऐसे व्यक्तित्व को, ऐसी शख्सियत को मेरा कोटि कोटि नमन। धन्यवाद जी। तो अगला प्रश्न हम जानना चाहेंगे कि आपको या अन्य जो हमारे हिमाचली कलाकार हैं, जब वो फिल्मों में काम करते हैं, तो क्या उनको कोई पारिश्रमिक वगैरह कुछ मिलता है, पेमेंट्स वगैरह कुछ मिलती है, या शौकिया तौर पे करते हैं? मेहनताना हाँ मिलता है, लेकिन यहाँ का कलाकार अपनी जितनी कला का प्रदर्शन करता है, अपने अभिनय में दमखम दिखाता है, प्रतिभा को उजागर करता है, उस मुकाबले में ये सम्मान जो है वो बहुत ही कम है। हाँ, कभी कभार फिल्म के निर्माता, निर्देशक के सहायतार्थ निःशुल्क भी एक्टिंग कर देते। आप तो जानते ही हैं हिमाचल में तो अब जैसे मैं देखता हूँ, जो पहले के समय में है, बहुत सारी फिल्में बनती थी हमारे हिमाचल में। बहुत सारी शूटिंग होती थी शिमला में, मनाली में, धर्मशाला, धलौजी, फिर खज्जियार, चंबा में तो देवानंद की साहिब बहादुर पूरी की पूरी फिल्म चंबा में ही बनी।
फिर धर्मेंद्र का जो प्रसिद्ध गाना है, हो आज मौसम बड़ा बेईमान है बड़ा, वो सारी उसकी शूटिंग खजियार में हुई। तो अब देखते हैं कि कम फिल्मों की शूटिंग हिमाचल में होती है, तो उसका क्या कारण है, जबकि यहाँ लोकेशंस हर तरह की लोकेशंस हैं, प्लेन भी हैं, पहाड़ भी हैं, नदियां हैं, झीलें हैं, बड़े खतरनाक अगर कोई सीन अगर शूट करने हो तो पहाड़ हैं, खतरनाक पहाड़ हैं। इस तरह से बहुत सारी तरह के जो लोकेशंस हैं हमारे यहाँ उपलब्ध है। लेकिन पहले की तुलना में आज फिल्में हिमाचल में फिल्मों की शूटिंग कम हो रही है, जबकि फिल्मों का प्रोडक्शन जो है वो 10-20 गुना ज्यादा बढ़ गया है। तो क्या कारण देखते हैं आप इसके पीछे, क्यों ये शूटिंग्स कम हो गई हिमाचल में? देखिए बकारी साहब, बात स्पष्ट है कि बॉलीवुड फिल्में जब 1960, 70, 80 और 90 के दशक में बनी, तब उनकी शूटिंग हिमाचल के कई स्थानों में हुई, जिनका अभी आपने जिक्र किया है। तब सिनेमा में इतनी बाढ़ नहीं आई थी, और अब तो महामुकाबला है, बड़ी प्रतिस्पर्धा है, बड़ा कंपटीशन है, क्योंकि अब फिल्मों के विदेश में जाने और वहां शूटिंग करने के लिए भी बजट है। तो हिमाचल सरकार की भी इस क्षेत्र में कोई रुचि नहीं है। जो शूटिंग स्पॉट थे, अब उन पर भी कार्य कर पाना, शूटिंग जैसा कार्य कर पाना बहुत मुश्किल हो गया है। कोई नए शूटिंग भी नहीं बने हैं। तो ऐसे भी कई कारण है कि अब यहाँ पे जो शूटिंगें हो रही हैं तो बहुत कम हो रही है या नहीं भी हो रही है। जी, तो आपके कहने का अर्थ है कि सरकार को इस विषय में थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, इनिशिएटिव लेना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ स्विट्जरलैंड जैसे खूबसूरत पहाड़ियां हैं, खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड कहा गया है। फिर अब एक नया टूरिस्ट स्पॉट साच पास जो है वो बना है, वो रोहतांग की तरह ही बहुत खूबसूरत है, बहुत सारी बर्फ वहां होती है। दूसरी तरफ को जाएं आप, पांगी पहुंच सकते हैं, बहुत अच्छी लोकेशंस है। तो सरकार से आपका कहना है कि सरकार अगर इसकी तरफ ध्यान दे तो ये एक अच्छा विकल्प रहेगा हमारे हिमाचली लोगों के लिए रोजगार का। टूरिज्म के साथ साथ इसे भी बढ़ावा दिया जाए, आपका ये मैं समझ रहा हूँ आपकी मांग ये है। तो अब जैसे एक और चीज हम जानना चाहेंगे, जैसे हॉलीवुड है वो अमेरिका की फिल्म इंडस्ट्री है, फिर हमारी मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री, उसको बॉलीवुड कहते हैं। तो ऐसा कोई हिमाचल की अपनी फिल्म इंडस्ट्री है कोई ऐसे, हिलीवुड या ऐसे करके? देखिए बकारी साहब, जब मैं कहीं पेपर में पढ़ता हूँ या यूट्यूब में देखता हूँ तो लोगों ने अपनी मन से नाम रखे होते हैं, तो मुझे बड़ी हंसी आती है। या फिर सरकार की सहायतार्थ कोई संबंधित कोई नाम हो तो तब तो बात ठीक है, लेकिन ऐसे कई नाम लिखे हुए हैं। बॉलीवुड मुंबई फिल्म इंडस्ट्री जैसी हिमाचल की अपनी कोई फिल्म इंडस्ट्री नहीं है, ये बात स्पष्ट है। यहाँ पर लोगों ने अपने मन से ही कई नाम रखे हुए हैं, कोई हिलीवुड, हिमोलीवुड, हिमवुड और भी कई अनेकों नाम है। लेकिन सच्चाई ये है कि इस तरह का कोई मान्यता प्राप्त कोई नाम नहीं है। जी, तो और तो इस विषय में चलो ये ऐसा होना चाहिए, जैसे हमारे ये बॉलीवुड है उस तरीके से हिमाचल में भी हो। अगर कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं तो वो प्रयास होने चाहिए, और सरकार को भी इसमें थोड़ा अपना ध्यान दे करके इस तरह की कोई फिल्म इंडस्ट्री हिमाचल में भी पनपे, तो ये ऐसा होना चाहिए। दूसरा अब प्रश्न जो है, हम फिल्मों के बारे में, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं
वो जानना चाहते हैं कि फिल्म बनती कैसे है, पर्दे पर जो उतरती है। तो उसी से संबंधित अगला मेरा प्रश्न है कि जो ये हिमाचली फिल्में हैं, इनको शूट कौन करता है? शूटिंग इसकी कौन करता है? मतलब जो कैमरा वगैरह का जो सिस्टम होता है वो कौन शूट करता है? इसके विषय में आपसे जानना अ, फिल्मों को शूट कौन करता है या किस टाइप की फिल्में बनती है? नहीं, मतलब जो कैमरा वगैरह है, जो जो कैमरा है, शूटिंग, कैमरा देखिए क्रू, कैमरा क्रू जिसको हम कह हाँ देते हाँ हैं। हाँ, मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि ऐसा है, जैसे टी सीरीज की बात करता था कि मैंने, तो वहां पे हमारे रमेश यादव जी आते थे पंजाब से, तो वो शूट करते। हमने मस्तू कंडक्टर बनाई, तेरे कन्ने जीना बनाई, पहाड़न बनाई, दिल को जो लाया पापिया या पोंग नाम एक प्रेम कहानी, ये फिल्म बनाई। तो हमारे मुंबई से आते थे नंदू चौधरी जी, बाकी सारे टेक्नीशियन जो थे वो लुधियाना से आते थे, पंजाब से। बाकी फिल्में किस तरह की बनती रही हैं हिमाचल में और अब भी बन रही हैं, जैसे हिमाचल वृत्त चित्र है, जैसे सुंदर पनारी जी का मैंने जिक्र किया था, वो इस तरह की वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाते थे। एल्बमें बन रही हैं आजकल, लघु फिल्में बन रही हैं और बड़े पर्दे की फीचर फिल्में भी बन रही हैं ना। तो उसके मुकाबले जितनी फिल्में यहाँ बनती हैं उनका बजट उस फिल्म का 5% से ज्यादा, 5% या ज्यादा से ज्यादा 10% होता है। तो यहाँ फिल्मों का निर्माण टी सीरीज वाले करते हैं, दिव्य हिमाचल वालों ने की है, या फिर कुछ बाहरी निर्माताओं ने, जो जैसे अभी रिश्ते दिल से जो फिल्म की शूटिंग हुई है, जो अजय शर्मा जी है फगवाड़ा वाले, उन्होंने किया है, उन्होंने पैसा लगाया, वो फिल्म के निर्माता है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था, बाहरी निर्माताओं ने करने की कोशिश की है यहाँ पे, लेकिन विफलता के साथ भर के रह गई। सरकार की भी इस तरफ कोई प्रोत्साहन नहीं मिला है, नहीं तो चलो ये जो प्रोड्यूसर है या जो हमारे कलाकार है, निर्माता है, उनका मनोबल बढ़ता। जी। तो ये बहुत सारी खामियां हैं, इस वजह से जो है, जो बाहर के निर्माता भी सक्सेस नहीं हो रहे हैं, यहाँ के कलाकारों को भी जो सम्मानजनक, जो एक मेहनताना उनको जो पारिश्रमिक की आपने बात की थी, वो भी नहीं मिल पा रहा है। तो ये बहुत सारी कमियां हैं, सरकार में को भी मतलब इसमें जागृति लानी चाहिए, अपनी इच्छा शक्ति दर्शानी चाहिए। तो मैं तो पिछले 40-45 वर्षों से देख रहा हूँ हिमाचल के, हालांकि आपने अभी जिक्र किया था कि यहाँ के पिकनिक, ये जो शूटिंग स्पॉट बहुत अच्छे हैं, शूटिंग स्थल बहुत अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे सरकार अगर थोड़ी सी अपनी इच्छा शक्ति दर्शाए, थोड़ी रुचि दिखाए, तो मैं कहता हूँ बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। जी। फिल्म सिटी निर्माण की भी बात की थी कि यहाँ फिल्म सिटी का निर्माण होता तो बहुत बढ़िया बात थी। जो भी बॉलीवुड से यहाँ शूटिंग करने आएंगे तो हमारा जो एरिया है, जो फिल्म सिटी का जो है, तो वहां पर उनको भी शूटिंग करनी पड़ती जी। और यहाँ के लोगों को, आपने रोजगार की बात की थी, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलता। पहले जो शूटिंग होती थी आपके खजार डलोजी वगैरह में, तो काफी लोगों को रोजगार मिला था, है ना। तो अब थोड़ा इस वजह से रोजगार में भी कमी आ गई है और लोगों में भी थोड़ी जागृति की कमी है। ये तो मैं सही बात कहूंगा, सरकार के साथ साथ लोगों में भी जागृति की बहुत कमी है। जी जी। इसमें फिल्म निर्माण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत कठिन कार्य जो है वो एडिटिंग का है। तो जब ये फिल्म ऐसे शूट होती है, कोई हिमाचली निर्माता फिल्म बनाता है, तो उसको एडिटिंग करने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? वो फिल्म जो बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है एडिटिंग का फिल्म। देखिए, एडिटिंग बोलना आसान है, सब बोल देते हैं हमने एडिटिंग करवा ली, हमें एडिटिंग करवा रहे हैं, ये है वो है। ये बिल्कुल निम्न स्तर की है। देखो, अभी उच्च स्तर पर जो एडिटिंग मुंबई में ही होती है, जो बात सच है वो मैं कह रहा हूं कि अभी तक जो है, जो उच्च स्तर पर एडिटिंग होती है वो मुंबई में ही होती है। बाकी पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़ या कुछ एक कोशिश हिमाचल में भी हो रही है। जैसे हमने लुधियाना में एडिटिंग कराई थी, राहुल रोड, जो मैं आपको बताया, तो ये हमीरपुर का एक लड़का है, वो एडिटिंग करता है वहां पे। तो ये फिल्म का अहम हिस्सा है, एडिटिंग जो है वो फिल्म का अहम हिस्सा है।
जहां एडिटिंग स्टूडियो करोड़ों रुपए के बनते हैं, जिसमें बैकग्राउंड म्यूजिक आता है, डबिंग के लाइक हो, अभी इसकी बहुत जरूरत है। अभी मैं तो इतना कहूंगा कि हमारा जो हिमाचल है प्रदेश है, अभी मुंबई से कम 40-50 साल पीछे है एडिटिंग के मामले में। जी ठीक है, तो क्योंकि हमने यहाँ पे अभी शूटिंग की दिल के रिश्ते, नंदुर गांव है यहाँ पे, तो यहाँ पे फाइटिंग के सीन मैंने उनको बताया, मैंने कहा जी फाइटिंग के सीन होने चाहिए और स्टंट हम करेंगे। स्टंट मैन आपको बाहर से बुलाने की जरूरत नहीं है। तो मैं रस्सी लेके गया यहाँ पे, तो जो पीपल का या आम का पेड़ होता है उसमें हमने रस्सी डाली, तो जो आर्टिस्ट होते हैं फाइटिंग का सीन है, तो यहाँ पीछे हमने बेल्ट डाली उस कलाकार को। जैसे मैंने उसको मुक्का मारा तो वो उड़ता हुआ हवा में चला गया, उड़ता हुआ हवा में चला गया। उसके बाद वो जिन्होंने रस्सी खींची थी उन्होंने धीरे 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 उसको नीचे गिराया। उसके बाद उसको बोला अब तू दोबारा से फिर ऐसे छलांग मारो नीचे गिर। इस तरह से हमने अब वो हमारे अजय शर्मा जी है, बहुत ही काबिल एडिटर भी है, प्रोड्यूसर भी है और डायरेक्टर भी है। तो उन्होंने कहा मिश्रा जी ये तो हमारा काम हम कर लेंगे। अब इस तरह से है कि हिमाचल में अभी इसकी बहुत कमी है। ये जो एडिटिंग ही मुंबई में होती है ऐसी एडिटिंग कहीं भी नहीं। जी, तो ये आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। इसके साथ साथ मैं ये जानना चाहूंगा कि आज फिल्म बनाना आसान है या आज से 10 साल पहले हिमाचल में, मतलब फिल्म अगर इसके ऊपर आपने भी, आज ज्यादा आसान है फिल्म बनाना या आज से 10 साल पहले? देखिए मैंने पहले बताया था कि जो फिल्में 10 साल पहले बनती थी उस वक्त फिल्म बनाना जो है वो थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि लोगों में जागृति नहीं थी और लोग भी इसमें रुचि नहीं रखते थे। कुछ एक चुनिंदा लोग थे जो इस क्षेत्र में रुचि रखते थे, जैसे मैंने सुरेंद्र पनहरी जी का नाम लिया। मुझे ये जो बाढ़ आई है वो आई है 90 के बाद। अच्छा जी, 90, क्योंकि हमने कुंजू चंचल फिल्म बनाई थी तो हमें ये पता नहीं था कि कैमरा कौन सा लगेगा इसमें, कौन से कैमरे से शूट होगी। तो जो विवाह शादी वाला कैमरा होता है उससे शूट कर ली। फिर उसको लेकर के हमने रिकॉर्डिंग सारी रिकॉर्डिंग सेंटर सब्जी मंडी पठानकोट में की। उसको लेके हम जलंधर दूरदर्शन में चले गए। उन्हें कहा भाई ये जो कैमरा जिसे आपने शूट किया है ये नहीं चलता यहाँ पे। तो लोगों को ना तो जागृति थी, ना रुचि थी, ना इस चीज का कोई इल्म था, है ना। तो और आज जिस तरह से एक फिल्मों की बड़ी बाढ़ आई है, सिनेमा में की बड़ी बाढ़ आई है, तो आज भी मुकाबला महामुकाबला है, आज भी कठिन है जी। आज भी फिल्म बनाना जो है वो कठिन है, क्योंकि आज बजट की जरूरत है, आज बजट की जरूरत है, फाइनेंस की जरूरत है ना। फिल्म अच्छे फिल्म निर्माताओं की जरूरत है, सरकार को उसमें रुचि लाने की जरूरत है, सरकार की तरफ से सहायतार्थ राशि देने की जरूरत है, फाइनेंसर की जरूरत है। ये बहुत कमी है। तो पहले भी मुश्किल था, आज भी मुश्किल है। पहले लोगों में रुचि नहीं थी, कोई इसमें दिलचस्पी नहीं लेते थे, और आज बजट की फाइनेंस की कमी है, तो आज भी मुश्किल है। जी जी। कोई रोचक घटना शूटिंग के दौरान हुई हो, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। बकारी साहब, जब हमारी मौजा ही मौजा फिल्म की शूटिंग हुई सरका घाट में, तो वहां पर उस फिल्म में मेरा ट्रिपल रोल था। अच्छा। तो वहां पर क्या था कि मैं एक जो जैसे बाबे बुबे का चक्कर चला था पीछे, तो एक बाबे की भूमिका में था मैं वहां पे। तो वहां पर ये दिखाया गया था कि लोगों ने बाबा का पीछा करना है, उसको पकड़ना है, और थोड़ा पथराव भी करना है। तो जो लोग शूटिंग पहले से देख रहे थे उनको तो पता था, लेकिन जो लोग बाद में आए उनको इस चीज का इल्म नहीं था, ज्ञान नहीं था। वो सचमुच के पत्थर मारे शुरू कर दिए लोगों ने। हाँ, सचमुच के पत्थर मारे शुरू कर दिए। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागना पड़ा। जी जी। अच्छा। तो एक तो घटना ये है। दूसरी घटना ये कि जब मैं यहाँ पे
हनुमान का रोल करता था पुराना कांगड़ा में। तो ये थिएटर की बात है। तो थिएटर की उसमें क्या था कि जब ऐसे रात को मैंने रामलीला का रोल किया है, तो सुबह सभी लोग बोलते, वाह मिश्रा जी क्या रोल करते हैं आप, वाह मजा आ जाता है, कमाल। तो मेरे मन में ऐसा होता था कि यार मैं अब रात को ऐसा रोल करूंगा कि लोग देखते रह जाए। तो मैंने क्या किया कि दिन को एक बांस गाड़ के रख दिया और हनुमान जी ऊपर बैठ गए, बैठने की जगह बना दी। तो क्या हुआ कि रात को जैसे पर्दा खुला, सुग्रीव जी ने कहा, देखिए प्रभु, वो देखिए हनुमान जी सीता माता जी का पता लेके आ रहे हैं। तो मैं तो बांस के ऊपर था बैठा हुआ। तो जैसे उन्होंने बोला तो मैं लगा छलांग लगाने। मैंने छलांग लगाई, लेकिन क्या हुआ, जो प्रोम्प्टर होता है ना रजिस्टर के पर्दे के पीछे चला होता है, वो बोलता है कि ये रावण तू जी ऐसा जी। बोल फलाना, हाँ, वो बेचारे उस बांस से टकरा गए। वो उस बांस से टकरा गए तो जी बांस हिल गया। मैंने गिरना था पांव के बल, मैं गिरा सर के बल। मैंने बोलना था जय सिया राम, मेरे से बोला गया, आई वो मेरी माए, आई वो मेरी माए। हाँ वो जी। देखो जी, मैं तो सर के बल नीचे गिरा है। कोई बिजले बजाए, कोई कहे कि पर्दा बंद कर दो, डायरेक्टर बोला अभी रहने दो, कोई बोला ठहरो अभी, कोई बोले जोर तो नहीं लगी। तो जो सुग्रीव बने थे वो बड़े बुद्धिजीवी, उन्होंने कहा कि फिर ये इशारा किया कि पर्दा मत बंद कीजिए, सीन जैसे चला चलने दीजिए। बड़ी हिम्मत रख के वो मेरे पास आए। मैं तो सिर के बल गिरा था, हनुमान मेरे पास आए, मेरे पीठ के ऊपर हाथ रखा, कहने लगे हनुमान जी सीता माता जी का पता ले आए। एक बार बोला, उसमें फिर बोला हनुमान जी सीता माता जी का पता ले आए, हनुमान जी सीता माता जी का पता ले आए। 3-4 दफा उन्होंने बोला। और जो आदमी ऊपर से गिरा है, सर के बल गिरा है, हाँ जी। अब उसकी आप हालत देखिए। अब वो क्या जवाब देता है, वो एकदम से खड़ा हुआ, मतलब मैं। सुग्रीव बोले हनुमान जी सीता माता जी का पता ले। एकदम से उठा, तहडी सीता माता, पहले ये बताओ कि बांस किसने लोड़ा। तो चलो, ये घटनाएं दुर्घटनाएं तो होती ही रहती हैं फिल्म निर्माण में, ऐसा या प्ले वगैरह में ऐसे, तो कई बार ये रोचक भी हो जाती हैं। तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप क्या सुझाव देना चाहेंगे हिमाचली फिल्म निर्माताओं और कलाकारों को कि आगे भविष्य में अच्छी फिल्में बने, ज्यादा फिल्में बने, तो आपके सुझाव। सुझाव तो मैं यही देना चाहूंगा। देखो, सबसे पहले यह है कि मैंने पहले भी बात की थी, इसी का जिक्र किया था, फिल्म सिटी के निर्माण का, फिल्म इंडस्ट्री का, कि सबसे पहले यहाँ फिल्म इंडस्ट्री पर कार्य हो। नंबर 1, निर्माता पैदा हो, लोगों में जागृति आए, कलाकार एकजुटता दिखाए, क्योंकि अब जरूर सभी एक साथ खड़े हो, बिखरे हुए आंदोलन नहीं होते, एक अपनी अपनी डफरी अपना अपना राग अलाप रहे हैं यहाँ हिमाचल में, ठीक है। तो क्या है, अगर एस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्री हो, सभी उसमें प्रोफेशनली काम करें, ठीक है नहीं, इससे सरकार की तरफ से प्रोत्साहन मिले, कलाकारों का, निर्माताओं का, और जो ये डायरेक्टर है उनका भी मनोबल बढ़े, ठीक है नहीं। तो तभी उसमें जो है कला का दमखम दिखेगा। बहुत सारी कमी है अभी, क्योंकि पहले सबसे पहले फिल्म सिटी का निर्माण होना चाहिए, फिल्म इंडस्ट्री बढ़नी चाहिए यहाँ पे, ठीक है नहीं, सरकार सहायता करे और सारे जो कलाकार है वो एकजुट हो, है जी। तब हाँ, ये बहुत जरूरी है। मेरा तो यही प्रतिभाओं, जी, प्रतिभाओं की तो कोई कमी नहीं है हिमाचल में। हिमाचल में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं। जी, गायक हो या अभिनय के इसमें, जैसे अनुपम खेर हैं, प्रीति जिंटा हैं, कंगना रनौत हैं, इस तरीके के बहुत सारे पुराने कलाकार भी थे जो हिमाचल से संबंध रखते थे। तो प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, सिर्फ एक ऑर्गेनाइज तरीके से इनिशिएटिव लेने की आवश्यकता है। तो कोई संदेश अब इंटरव्यू के अंत में कोई संदेश आप हमारे दर्शकों को, अपने प्रशंसकों को देना चाहेंगे, कृपया।
मैं तो यही संदेश देना चाहूंगा कि जियो तो ऐसे जियो कि जिंदगी भी नाज करे, जियो तो ऐसे जियो कि जिंदगी भी नाज करे, करो तो कुछ ऐसा करो कि ये जमाना तुमको याद करे। उठो तो ऐसे उठो कि आसमां भी आदाब करे, और झुको तो ऐसे झुको कि बंदगी भी नाज करे। तो बकरिया साहब, मेरा यही संदेश है कि हमेशा सर उठा के जीना चाहिए और पूरे दम खम के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारी ही कमियां हैं। हम औरों में कमियां ढूंढते हैं, लेकिन कमियां हमारे में ही है। खुद सुधरे तो जग सुधरे। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और आपने अपने बारे में, फिल्म इंडस्ट्री के बारे में हमारे लिए बहुत सी बहुमूल्य जानकारी जो है दी है। तो हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बकारी साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सहयोग करें अपने अभिमन्यु बकारी जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये ट्राइबल टेस्ट चैनल के पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों, मेरे प्रशंसकों का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो ये थे बहुआयामी प्रतिभा के स्वामी इंजीनियर चंद्रभूषण मिश्रा जी। अगले कार्यक्रम में हम एक नए व्यक्तित्व, नए पर्सोना के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ट्राइबल टेस्ट बाय अशोक बकारिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।